1958 में एक आदमी था, रिचर्ड फुस्कोन। उसने मेरिल लिंच से करोड़पति बनकर रिटायरमेंट ली। हर नजरिए से वो एक जीनियस था। हार्वर्ड एमबीए, वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचा, नंबरों का उस्ताद, स्ट्रैटेजी का माहिर, और 2008 में उसने दिवालिया होने की अर्जी दाखिल कर दी। अपनी बड़ी हवेली की किश्त तक नहीं भर पाया। इधर वर्मोंट में एक चपरासी था, रोनाल्ड रीड, जिसने कभी $1000 रोज से ज्यादा नहीं कमाया। जब वो मरा तो $8 मिलियन की संपत्ति छोड़ गया। वो चुपचाप दशकों से अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदता रहा था। एक ही दुनिया, एक ही बाजार, एक ही पैसा, बिल्कुल अलग नतीजे, और फर्क का दिमाग से कोई लेना देना नहीं था। तो असल में हो क्या रहा है? स्कूल में जो बात कोई नहीं सिखाता वो ये है, पैसा देखने में गणित का सवाल लगता है। जितना कमाओ उससे कम खर्च करो, बचत को निवेश करो, समय के साथ बढ़ने दो, बस। लेकिन अगर ये सिर्फ गणित होता तो हर अर्थशास्त्री अमीर होता। वो नहीं है, क्योंकि पैसा गणित की समस्या नहीं है, पैसा व्यवहार की समस्या है। और व्यवहार चलता है भावनाओं से, अहंकार से, डर से, पहचान से, उस दर्द से जो आपको पता भी नहीं था कि आप अंदर लिए घूम रहे हैं। जो गरीबी में पला वो बेवजह भी बचत करता रहता है। जो अमीरी में पला वो बेफिक्री से खर्च करता है, चाहे जेब खाली हो। दोनों गणित नहीं कर रहे, दोनों मनोविज्ञान कर रहे हैं। मॉर्गन हाउसेल, जिन्होंने वो किताब लिखी जिस पर ये वीडियो बना है, बहुत सटीक कहते हैं, पैसे की सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है, ये एक नरम अला है। जहां आप कैसे व्यवहार करते हैं ये ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या जानते हैं। एक सवाल, कौन ज्यादा शेयर बाजार में पैसा लगाएगा? वो जो 1990 में 18 साल का हुआ जब बाजार ऊपर ही ऊपर जा रहा था, या वो जो 1979 में 18 साल का हुआ जब महंगाई 13% थी और बाजार एक दशक से कहीं नहीं गया था? शोध कहता है जिस साल आप पैदा हुए वो आपके पैसे के बारे में सोचने का तरीका पूरी जिंदगी के लिए तय कर देता है। अगर आपका पहला अनुभव पैसे के साथ भरपूरी का था तो आप जोखिम उठाते हैं। अगर तंगी का था तो आप जमा करते रहते हैं। आपको लगता है आपके पैसे के फैसले तर्कसंगत हैं, वो नहीं है, वो आत्मकथात्मक है। आप पूरे इतिहास के आधार पर फैसले नहीं कर रहे, आप उन 20-30 सालों के आधार पर फैसले कर रहे हैं जो आपने जिए, जो असल दुनिया की एक बहुत छोटी अधूरी झलक है। इसीलिए आपके माँ बाप आपसे अलग तरह से पैसे की बात करते हैं। इसीलिए दादा दादी तकिए के नीचे नोट छुपाते थे। इसीलिए वो दोस्त जो गरीबी में पला अब ठीक ठाक कमाने के बाद भी एक पैसा नहीं खर्च कर पाता। इनमें से कोई बेवकूफ नहीं है, बस हर कोई उस किताब के हिसाब से खेल रहा है जो जिंदगी ने उनके लिए लिखी है। बिल गेट्स उस स्कूल में गए जो 1968 में दुनिया के उन चंद स्कूलों में था जहां कंप्यूटर था, पूरी दुनिया में शायद 1 अरबों लोगों में से। इसका मतलब ये नहीं कि बिल गेट्स ने मेहनत नहीं की, उन्होंने जान लगा दी। लेकिन अगर वो किसी और मोहल्ले में पैदा हुए होते तो शायद कहीं एक शानदार गुमनाम इंजीनियर होते। हम किस्मत की बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि लगता है इससे मेहनत की कद्र कम हो जाती है। लेकिन सच ये है, किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हर नतीजा, अच्छा हो या बुरा, उन ताकतों से शेप्ड होता है जो आपके काबू में नहीं थी। 2019 में जो निवेशक अमीर हुआ और 2020 में जो डूब गया, दोनों ने एक जैसे फैसले किए हों, बस एक की किस्मत में एक महामारी आ गई। इसका मतलब मेहनत बेकार है ऐसा नहीं। इसका मतलब है जब सफल हो तो विनम्र रहें, जब कोई नाकाम हो तो दयालु रहें, क्योंकि दोनों के बीच की लकीर उतनी मजबूत नहीं जितनी हम सोचते हैं। जोसेफ हेलर, कैच 22 के लेखक, एक अरबपति की पार्टी में थे। एक दोस्त ने झुककर कहा, हमारे मेजबान ने इस हफ्ते उतना कमाया जितना तुम्हारी किताब ने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। हेलर मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, बस इतना काफी है। ये शायद पूरे पर्सनल फाइनेंस का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। बस इतना काफी है, न मिनिमम न गुजारा, काफी। ये जानना कि आपकी छत कहाँ है और वहां पहुंचकर सच में संतुष्ट होना। क्योंकि जब काफी की कोई परिभाषा नहीं होती तब होता क्या है, गोल पोस्ट हिलता रहता है। 5 लाख पर सोचते हैं, काश 10 लाख होते तो सेट हो जाते। 10 लाख पर सोचते हैं, काश 25 लाख, 25 लाख से 50 लाख, 50 से करोड़, करोड़ से 10 करोड़, और हर मोड़ पर और ज्यादा जोखिम उठाते हैं। कुछ लोग काफी की तलाश में वो भी गंवा देते हैं जो पहले से था। बर्नी मेडॉफ का लेजिटिमेट और सक्सेसफुल बिजनेस था। वो $10 मिलियन के मालिक थे। उन्हें पॉन्जी स्कीम चलाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उनके लिए काफी कभी काफी नहीं था। काफी जानना कमजोरी नहीं है, ये सबसे समझदारी वाला फाइनेंशियल फैसला है। वॉरेन बफेट की दौलत करीब $100 बिलियन है। जानते हैं
उसमें से कितना उन्होंने 65 साल से पहले कमाया? 1% से भी कम। उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया। सच में अमीर वो 50-60 की उम्र में बने, क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है, धीरे धीरे धीरे, फिर अचानक से धमाके से। तो हम बेसब्र हो जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, बाजार को टाइम करने की कोशिश करते हैं, कुछ तेज ढूंढते हैं और उसी चीज को खुद लूट लेते हैं जो हमें अमीर बना सकती थी। अब तक की सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कोई सीक्रेट टिप नहीं है, बस यही है, इतने समय तक गेम में टिके रहो कि कंपाउंडिंग काम कर सके। बस यही पूरा राज है। लोग सोचते हैं वो बचत नहीं कर पाते क्योंकि कमाई कम है। कभी कभी ये सच होता है, गरीबी असली है, इसे हम नकार नहीं रहे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए दिक्कत इनकम नहीं, लाइफस्टाइल है। असल में होता क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ती है, हर बार लगभग ऑटोमेटिकली। बड़ा घर, नई गाड़ी, बेहतर रेस्टोरेंट, नया फोन, इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और जब ये हो रही होती है तब दिखती नहीं। आप ज्यादा बचत नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी जरूरतें रहस्यमयी तरीके से आपकी तनख्वाह जितनी बढ़ गई हैं। और इस सब के पीछे कुछ असुविधाजनक है। बहुत सारा खर्च असल में दूसरों को सिग्नल देने के लिए होता है। हम महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरों को और खुद को भी दिखा सकें कि हम पहुंच गए हैं। लेकिन विडंबना ये है, असली दौलत दिखती नहीं। दौलत वो पॉर्श है जो आपने नहीं खरीदी, वो छुट्टी जो आपने स्किप की, वो पैसा जो किसी इंडेक्स फंड में चुपचाप बढ़ रहा है, जिसे कोई देख नहीं सकता। जिस इंसान को आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल मानते हैं, वो शायद उतना इंप्रेसिव नहीं दिखता जितना आप सोचते हैं। असली दौलत वो नहीं जो आप दिखाते हैं, वो है जो आप रखते हैं। किसी से पूछो पैसे से क्या चाहते हो, जवाब आएगा अमीर बनना है। थोड़ा और पूछो, अमीरी लगती कैसी है, लगभग हमेशा जवाब एक ही चीज पर आकर टिकता है, काबू। अपने वक्त पर काबू। सुबह उठकर खुद तय करूं कि आज क्या करूं, कोई बॉस न हो, सोमवार से डर न हो, मैं आजाद रहूं। ये पैसे का लक्ष्य नहीं है, ये आजादी का लक्ष्य है। और रिसर्च भी यही कहती है। अध्ययन बार बार दिखाते हैं कि एक निश्चित आमदनी के बाद शहर के हिसाब से 6-8 लाख रुपए सालाना, ज्यादा पैसा रोजमर्रा की खुशी में ज्यादा इजाफा नहीं करता। तो फिर खुशी किससे बढ़ती है? ऑटोनॉमी से, इस एहसास से कि आपका वक्त आपका है। तो असली फाइनेंशियल गोल कोई नंबर नहीं है, ये है जितना हो सके उतना अपना वक्त वापस खरीदना, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए। रिचर्ड फुस्कोन जीनियस था, सब गंवा दिया। रोनाल्ड रीड पंप पर पेट्रोल डाला, $8 मिलियन छोड़ गया। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं था, जानकारी का नहीं था, डिसिप्लिन का भी नहीं, सच में फर्क था मनोविज्ञान का। पैसे को वो कैसे देखते थे, रिस्क से उनका क्या रिश्ता था, काफी उनके लिए क्या था, हर रुपए से वो असल में क्या खरीदने की कोशिश कर रहे थे। सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल ये नहीं है कि कब खरीदो कब बेचो, ये है खुद को इतना समझना, अपने डर को, अपने बायस को, अपने अहंकार को, कि अपने रास्ते में ना आओ। क्योंकि बाजार आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा खतरा नहीं है, आप खुद हैं। और अच्छी खबर ये है, ये वो एक ही खतरा है जिसे बदलने की ताकत आपके पास सबसे ज्यादा है। इनमें से कौन सी बात सीधे दिल पर लगी, कमेंट में बताओ। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो जो बताते हैं कि दिमाग असली जिंदगी को कैसे शेप करता है।